नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू नैन्सी सोमन सिंह कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज वह दिन है जिस दिन भारत सरकार ने अपने आगामी वर्ष के लिए, करंट वर्ष के लिए और पिछले वर्ष का जो आय और व्यय का ब्यौरा है वो प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद उन्होंने अपने बजट की प्रमुख बातें बताई। आखिरकार ये बजट कितने लाख करोड़ रुपए का था और इस बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आखिरकार कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो इस बजट 2023-24 को विशेष बनाती है ना? पहली बात तो यह है कि यह जो बजट है, यह बजट लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए का है। 45 बहुत बड़ा बजट है। 45.03 लाख करोड़ रुपए का यह जो बजट है यह प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, है ना? तो इस बजट की हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ प्रमुख बातें हमें देखने को मिलेंगी, क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस बजट में जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, तो आइए देख लेते हैं इसमें। चलिए, अमृत काल के लिए विजन, पहली चीज जो देखी गई है बजट के अंदर वो ये कह रही है कि अमृत काल के लिए हमारे कुछ विजन है, हमारे कुछ उद्देश्य है। देखिए, बजट क्या है? बजट के बारे में हम बात करें तो बजट जो है वो सरकार की आय और सरकार की व्यय, यानी कि सरकार कितनी आय कर रही है, उसके आय के कौन से स्रोत हैं और आखिरकार उसके खर्चों में कौन सी प्राथमिकताएं हैं, कहां पर सरकार खर्च कर रही है, इसके टोटल जो ब्यौरा होता है, जो टोटल विवरण होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? बजट नाम देते हैं, है ना? भारतीय संविधान के अंदर बजट जैसा कोई भी शब्द नहीं है। क्या है बजट के स्थान पर? बजट के स्थान पर जो शब्द दिया गया है वो यह दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है ना? चलिए, अब जो अमृतकाल है, तो एक्चुअली अमृतकाल हमने जो शुरू किया वो 2022 से मनाना शुरू किया, और जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, यानी कि 2047 के अंदर, तब हमारा ये अमृत काल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अमृत काल के लिए आगामी हमने 25 वर्षों के लिए जो मिशन है, क्योंकि अभी हमने 2022 के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां हमने क्या मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि अमृत काल शुरू हुआ, और अमृत काल के अंदर हमें कुछ विशेष बातें देखने को मिलेंगी, जिनमें यह है कि भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है, और इसी में युवा वर्ग को सबसे पहले हमने क्या किया? बजट के अंदर फोकस किया। बजट युवा वर्ग के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, तो रोजगार सृजन पर हमने विशेष ध्यान दिया इस बजट के अंदर। और हमने क्या काम किया? जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कोरोना काल की वजह से या फिर दूसरे कुछ उतार चढ़ाव की वजह से हमें सुदृढ़ और स्थिर बनाना है हमारा आर्थिक वातावरण, है ना? क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ या दूसरे हमें जब आर्थिक संकट देखने को मिले, उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ी सी विचलित होती दिखाई दे रही है ना? अब हमने जो सप्तऋषि यानी कि 7 विशेष क्षेत्र हैं, इन 7 विशेष क्षेत्रों में बजट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है कि आखिरकार एक्चुअली जो हमारा अमृत काल है, यानी कि 2047 तक का जो समय है, इस 2047 तक हमें कौन कौन सी चीजों को डेवलप करना है, जिससे क्या होगा? भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले कैसा होना चाहिए? समावेशी विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास हो। हर एक क्षेत्र में हमें कैसा देखने को मिलना चाहिए? विकास देखने को मिलना चाहिए। उसकी हम क्या बना रहे हैं? यहां पर प्राथमिकताएं घोषित कर रहे हैं। अमृत काल के अंदर दूसरा जो अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी कि समाज के सबसे निम्न जिनका विकास बिल्कुल नहीं हो सका, वहां तक भी हमें पहुंचना है, उन्हें भी हमें क्या करना है? मुख्य धारा में लेकर के आना है। युवा शक्ति को बेहतर एनवायरमेंट देना है, वित्तीय क्षेत्र को हमें मजबूत बनाना है,
हरित विकास करना है, यानी कि विकास तो ठीक है लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना हो, पर्यावरण का भी हमें साथ साथ ख्याल रखते हुए विकास करना, क्षमता को उभारना है, लगातार हमारी स्किल को डेवलप करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अवसंरचना और निवेश, यानी कि रेल यातायात हो गया, सड़क हो गई, वायुयान हो गए, जलमार्ग हो गए, अवसंरचना विकास और उनमें होने वाले निवेश को भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये है हमारी सप्तऋषि प्राथमिकताएं। एमपीपीएससी प्री की बात करें, यूपीएससी की बात करें या फिर व्यापम की वनडे एग्जाम की बात करें, इस क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा सप्तऋषि प्राथमिकताओं से। क्वेश्चन अवश्य ही आएगा कि इनमें से शामिल कौन सी नहीं है या फिर इनमें से कौन सी शामिल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ। हाँ, समावेशी विकास। अब जो सप्तऋषि जो योजनाएं हैं इनको डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ कहा गया है। सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास का पहला मुद्दा है, पहला चरण है। इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, ये कहा गया है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, यानी कि अवसंरचना हम कहते हैं कौन सी, सड़क हो गया, बिजली पानी की जो संरचना है ये है, लेकिन यहां पर हमें किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर को और सहकारिता के अंदर कुछ हमने लक्ष्य निर्धारित किए। वो लक्ष्य क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण होगा, किसानों के लिए विशेष रूप से उन्हें शिक्षाएं प्राप्त हो सकेंगी, यहां से है ना, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा, डिजिटल रूप से हो सकेगा। ठीक, यानी कि मोबाइल पर बैठे बैठे किसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, नवाचार होने की बात है, यानी कि कृषि गतिवर्धक कोष की भी स्थापना की जाएगी, है ना। दो चीजें हो गई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साथ ही कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, स्टार्टअप्स को विशेष क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। एएनबी यानी कि आत्मनिर्भर भारत, इसके अंतर्गत क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बागवानी स्वच्छ पोत कार्यक्रम, यानी कि जो बागवानी फसलें हैं, जो आपकी फल वाली फसलें हैं, उन फल वाली फसलों को क्या किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। लक्षित निधि धन, लक्षित निधि धन के अंतर्गत क्या, एक तो पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य, यानी कि पशुपालन और उससे संबंधित जो उद्योग है और मत्स्य पालन, इन तीनों के लिए क्या किया जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया जाएगा। प्रश्न बनेगा, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य के क्षेत्र के लिए बजट के अंदर कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है ऋण बांटने के लिए, वो की गई है 20 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना है, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र, मिलेट यानी, मिलेट का अर्थ होता है आपका मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, सावा हो गया, है ना। इस प्रकार से जो मोटे अनाज है, क्योंकि मोटे अनाज के अंदर ये कहा गया है कि क्या होता है, इनके अंदर फाइबर्स अधिक होते हैं, अधिक मात्रा में प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इनका हमें क्या करना है, उत्पादन बढ़ाना है। श्री अन्न नाम से क्या होगा, योजना बनेगी। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए IIMR हैदराबाद, IIMR हैदराबाद यानी कि क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, कहां पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये है आपके हैदराबाद में। इसे क्या होगा, सहायता दी जाएगी। और अब आपने जो उत्पादित किया हुआ है, अब उसको भंडार करना भी तो आवश्यक है, तो उसके भंडारण करने के लिए क्या किया जाएगा, बिक्री करने में किसानों सामर्थ्य बनाकर उनका पारिश्रमिक यानी कि भंडारण क्षमता की स्थापना भी की जाएगी। जगह जगह वेयर हाउस ये सब बनाए जाएंगे, जिससे किसान जो फसल बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, उसका हम क्या काम करेंगे, स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कृषि क्षेत्र के लिए काफी कुछ अच्छा बजट में दिया गया है। इसके बाद कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की जो बात की गई है कि कृषि क्षेत्र में जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आगे विकास होता जाएगा। विकास कैसे होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, किसानों को ऋण दिया जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण यानी कि बैंकों के द्वारा या दूसरे किसी संस्थानों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उसमें हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। 2015 के बाद फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो 2022 तक उत्तरोत्तर हमें जो है वो, जहां 2015 में 85 लाख करोड़ रुपए का हमें ऋण देखने को मिल रहा है, वहीं यहां पर लगभग 101 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ में 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए का ऋण बांटा है, किसमें, कृषि क्षेत्र में,
है ना। इसके बाद रिकॉर्ड खाद्यान्न, अब यदि अगर जिस हिसाब से ऋण बटा है उस हिसाब से उत्पादन होना चाहिए, तो रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भी हमारे यहां हुआ है 2015 में, जहां पर हमारे पास में लगभग 250 के आसपास, 252-53 के आसपास मिलियन टन, लाख मिलियन टन की हम बात करें तो इस मिलियन टन में क्या हुआ था, हमारा उत्पादन हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और अभी वर्तमान में लगभग 320 मिलियन टन के आसपास हमारा क्या है, खाद्यान्न का उत्पादन है। तो जैसे जैसे हम कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान कर रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ रहा है। यहां पर थोड़ी सी हमें जो ग्रोथ है उसमें कमी देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि 2019 का जो दौर रहा है वो कोरोना काल रहा है और इसने किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा कि प्रभावित ना किया हो, है ना। तो ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिलती, बट नेक्स्ट ईयर उसी के बाद से हमें हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद समावेशी विकास के अंदर स्वास्थ्य के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है, यह हमने कृषि के अंदर देखा। स्वास्थ्य, क्योंकि जहां 2019 के बाद से हमें स्वास्थ्य का महत्व पता चल गया होगा कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर कि स्वास्थ्य क्षेत्र को डेवलप करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही इस क्षेत्र पर यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उससे जुड़े हो, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे स्वयं के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे भारत भर में। 157 नए नर्सिंग कॉलेज, नए नए डॉक्टर्स बना नर्सिंग कॉलेज क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। अब ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन क्या है, देखिए क्या होता है। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जनरली गोल होती हैं। जब अभी करंट में एनीमिया, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो इस रेड ब्लड सेल का जो आकार है कुछ अर्धचंद्राकार टाइप का हो जाता है ना, यानी कि आधी जो सेल है वो कैसी होती है, डैमेज हो जाती है सिकल सेल के। तो इससे ये कॉमनली भारत के अंदर पाया जाने वाला एक एनीमिया का टाइप है। इससे उन्मूलन करने के लिए हम एक मिशन शुरू करेंगे। साथ ही साथ गोली, दवाई और इससे संबंधित फार्मास्यूटिकल विकास, यानी कि गोली संबंधित, दवाई संबंधित जितने प्रकार के औषधि से संबंधित अनुसंधान को बढ़ाने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक अलग से कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके बाद में आईसीएमआर की जो चुनिंदा प्रयोगशालाएं हैं, यानी कि आईसीएमआर की जो चुनिंदा प्रयोगशालाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जितनी प्रयोगशालाएं भारत भर के अंदर, उनमें से कुछ कुछ चुना जाएगा और इन प्रयोगशालाओं के अंदर सरकारी साथ ही साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के क्या करेंगे, संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान करेंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी नया अंग प्रत्यारोपण से संबंधित, यानी कि मेडिकल संबंधित रिसर्च में निजी क्षेत्र भी और सरकारी क्षेत्र भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल पाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, आईसीएमआर की प्रयोगशाला में सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक, तो ये तो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, हो गया। अब ये देखते हैं कि विगत 2019 के बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर फंड दिया है। क्या हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र की बात करें 2019 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 1.4 से बढ़ाकर हमने 2.1% जीडीपी का किसमें दिया, हेल्थ के सेक्टर में। एजुकेशन के सेक्टर में भी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लगभग सिमिलर है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिया। यहाँ पर एक और चीज है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का, जो मैंने कि देश की शिक्षा का जो आधार है वो है शिक्षक। शिक्षक जितना प्रशिक्षित होगा उस तरीके से वो क्या काम कर पाएगा, अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाएगा, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए फिर से एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, है ना। साथ ही साथ जिस प्रकार से आजकल के बच्चों और किशोरों की जो हमारी इंटरेस्ट है वो डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना करेंगे, जहां पर कोई भी बच्चा हर एक प्रकार की पुस्तक अवेलेबल होगी, वहां जाएगा और
डिजिटल रूप से ही उसके अंदर उस पढ़ाई कर सकेगा। तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, साथ ही साथ ये भी एक चीज है कि गांव में यानी कि पंचायतों में वार्ड स्तरों पर, पंचायत और वार्ड स्तरों पर क्या करेंगे, हम पुस्तकालय खोलेंगे। जिसकी भी इच्छा होगी वो जाएगा और ज्ञान अर्जित करेगा और अपने राष्ट्र का निर्माण करेगा। ठीक, चलिए अब अभी तक हमने ये देखा कि हमने जो समावेशी विकास और ये सब किया, इस समावेशी विकास की कुछ अभी तक की उपलब्धि क्या है, हमारी कुछ निकट जो ईयर्स हैं, इन निकट ईयर्स में हमने क्या क्या हासिल किया है। देखिए क्या क्या हासिल किया है। सबसे पहले जो पेयजल, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल आज भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे घरों को हमने 9 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पर हमने क्या किया है, यहाँ पे पेयजल उपलब्ध कराया है। पेयजल की उपलब्धता हमने बढ़ाई है ना। 9 करोड़ लोगों तक, 9 करोड़ ग्रामीण घरों तक पेयजल उपलब्ध कराया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए हमने कितना बांट दिया, लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए का फंड नगद उनके खातों में ट्रांसफर किया, है ना। इसके बाद में पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएमजेजेवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इन दोनों के तहत जो बीमा किया गया है 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर हमने क्या किया, उपलब्ध कराया। इसके बाद में 47.8 करोड़ रुपए के लिए पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए, क्योंकि जो भी सरकार का बेनिफिट सब्सिडी है, सरकार का डायरेक्ट एंड टू एंड यानी कि यहां से दिया और डायरेक्ट आपके बेनिफिशियरी तक कोई चीज पहुंचाने के लिए खाता होना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए, लगभग 47.8 करोड़। इसके बाद में कोरोना काल में 102 करोड़ लोगों के लिए लगभग 220 करोड़ कोविड डोज हमने दिए। इसके बाद उज्ज्वला योजना यानी कि गैस टंकी संबंधित जो योजना थी, लगभग 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमने बांटे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। इसके बाद एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए। शौचालय जो स्कीम थी इस योजना के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। तो ये हमारी जो है अभी रिसेंट ईयर्स में उपलब्धि रही है समावेशी विकास की, है ना। कुछ ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से ये जो हमारी ग्रोथ है वो क्या रही, वृद्धि किस प्रकार से रही हमारी, कुछ लोचदार रही वृद्धि, क्योंकि 2020 के बाद में 2021 में वापस कुछ क्राइसिस रहे। इसके बाद में हमारा जो ग्रोथ है लगभग अप रहा, और इस जो वृद्धि है, इस वृद्धि की वजह से जो बेरोजगारी की दर थी, जहां 2019 में 8.9 थी जून तक, जून के बाद में दिसंबर तक ठीक चला, दिसंबर के बाद में भारत में एंट्री होती है कोरोना की, और इस एंट्री की वजह से जनवरी से ये जो मार्च तक हमारे यहां से जो है लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, और इसके बाद बेरोजगारी का उच्चतम दर हमें देखने को मिल रही, लगभग 20.9 यानी कि 21% हमें क्या देखने को मिली, बेरोजगारी दर देखने को मिली। जैसे जैसे जून सितंबर आया, धीरे धीरे क्या हुआ, बेरोजगारी उसी तरीके से लॉकडाउन हटा और उद्योग शुरू हुए और ये बेरोजगारी दर कम हुई। फिर थोड़ा सा यहाँ पे 2021-20 के अंदर जो है वापस 21 के अंदर वापस लॉकडाउन और कुछ बेरोजगारी बढ़ी, और देन इसके बाद जब कोरोना अभी फिलहाल में कंट्रोल में है, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, बेरोजगारी दर जो है वो निम्नतम स्तर पर जाती हुई दिखाई दे रही। तो आगामी निकट भविष्य में भी हम हो सकता है कि इस बेरोजगारी को 6 के नीचे ले जाने में सफल हो पाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं एंड टू एंड यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना। हमारा जो सप्तऋषि परियोजनाओं का नेक्स्ट जो हमारा जो था उद्देश्य वो क्या है, अंतिम छोर तक पहुंचना। गवर्नमेंट का लास्ट जो व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन, पीवीजीटी विकास मिशन यानी कि ऐसे आदिवासी जो कि क्या है, विशेष रूप से
असुरक्षित आदिवासी समूह है ना। असुरक्षित आदिवासी समूहों के विकास के लिए हमें क्या करना, जो एकदम जंगलों में है, जिनसे विकास का किसी प्रकार कोई नाता नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों को भी क्या होगा, विकसित करेंगे और विकास मिशन हम शुरू करेंगे। किसके लिए, आदिवासियों के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है निम्न वर्ग तक पहुंचने के लिए। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र, यानी कर्नाटक के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र है, यहां पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु क्या करेंगे, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। और आदिवासी को फिर से फोकस किया गया है। 740 एकलव्य आदर्श आदिवासी स्कूलों के लिए क्या करेंगे, शिक्षकों की हम अधिक से अधिक भर्ती यहां पर करेंगे। ठीक, साथ ही साथ भारत के अंदर, भारत जिस प्रकार से प्राचीन काल से ही शिक्षा और ज्ञान का प्रसार प्रसार का केंद्र रहा है ना। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, इस प्रकार के जो हमारे यहाँ पे नालंदा शिक्षा के जो केंद्र थे, इन केंद्रों में जो पांडुलिपियां मिली है, जिनमें हमें गूढ़ रहस्य मिले हुए हैं, उनका हम क्या करेंगे, डिजिटलीकरण करेंगे। और इसके लिए हम एक श्री की स्थापना, श्री क्या है, श्री बेसिकली साझा अभिलेख निक्षेपागार है ना, नीचे लिखा साझा अभिलेख निक्षेपागार है, उसकी स्थापना हम करेंगे, ताकि जो पांडुलिपि जितनी है, वेद है, पुराण है, और जो भी कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य में जिन पांडुलिपियों में, पांडुलिपि यानी क्या, ऋषि मुनियों के द्वारा हाथ से लिखी गई जो किताबें हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, है ना। अब बात करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचना और निवेश बहुत आवश्यक है। अवसंरचना और निवेश बहुत आवश्यक क्यों है, ये इसलिए है कि अवसंरचना यदि निर्मित होगी, सड़कों का निर्माण होगा, उद्योगों का निर्माण होगा, बिजली का निर्माण होगा, पानी पेयजल सुविधा होंगी, लाइट अच्छी मिलेगी, तो क्या होगा, अवसंरचना निर्मित हुई, उत्पादन क्षमता बढ़ी, और जब उत्पादन क्षमता और अवसंरचना का विकास हो गया, तो इसी से क्या हुआ, विकास होगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी। इसलिए हमें अवसंरचना और निवेश पर क्या काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। निवेश होगा, वित्तीय पूंजी का हम निवेश करेंगे, और जो निवेश जितना अधिक होगा, उतनी अधिक हमें क्या होगा, अवसंरचना का विकास देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर जो अब है 2023-24 के बजट में, इसमें क्या कहा गया है, जो पूंजीगत निवेश है, ये पूंजीगत निवेश क्या है, बढ़ाया गया है। परिव्यय को 3 सरकार का, है ना, 3.34 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है अभी। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को भी ये कह रही है कि आप अपने यहाँ पर अवसंरचना, मूलभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए, सड़क, पानी, बिजली के निर्माण के लिए 50 वर्षों तक हमसे क्या लीजिए, ब्याज रहित ऋण लीजिए, है ना। रेलवे के विकास करने के लिए 2 लाख करोड़ का अब तक का क्या है, रेलवे जब से बजट हमारा, रेलवे के जो बजट में जितना पूंजीगत परिव्यय किया जाता था, उसमें अभी तक क्या है, उच्चतम पूंजीगत परिव्यय है ये 2.4 लाख करोड़ रुपए का रेलवे के विकास के लिए, है ना। इसके बाद में एंड टू एंड, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए, ऐसा नहीं कि पहले यदि अगर हमें यहां से पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी देना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए 100 परिवहन अवसंरचना का परियोजनाएं हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, एक स्थान से डायरेक्ट दूसरे स्थान पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूआईडीएफ की स्थापना श्रेणी 2, यानी कि जो मध्यम शहर हैं, मध्यम आबादी वाले, मध्यम विकसित वाले, और जो अल्प विकसित शहर हैं, इन शहरों में हम क्या काम करेंगे, विशेष रूप से फोकस रहेगा अवसंरचना के निर्माण का, है ना। चलिए, इसके बाद बात करेंगे क्षमता उभारना, क्योंकि हमारा जो सप्तऋषि परियोजना है, इसमें क्षमता भी तो उभर के आना चाहिए ना। तो क्षमता उभरने के लिए हमने क्या किए, कुछ उपाय किए हैं। ये उपाय हम करेंगे तो इनके संभावित कुछ परिणाम हमें क्या देखने को मिलेंगे निकट भविष्य में, वो देखते हैं। भारत में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का निर्माण, यानी कि 3 शैक्षणिक संस्थानों में विशेषीकृत एआई केंद्रों की हम स्थापना करेंगे। अब जब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना हो जाएगी, तो कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में
समाधान निकलेगा और विशेष रूप से इससे संबंधित रिसर्च हो सकेंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना। राष्ट्रीय डेटा शासन यानी कि जो स्किल्स हैं, जो विशेष प्रकार की मेथड्स है, इनको एक जगह संयोजित करके रखा जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स और अकादमी और अनुसंधान के लिए क्या जो आंकड़े मिसिंग होते हैं, जिन आंकड़ों को कलेक्शन करने में बहुत अधिक समय लगता है, ऐसे आंकड़े इजीली मिल जाएंगे तो हमारा जो रिसर्च में करने का टाइम कम बचेगा, साथ ही साथ अच्छी रिसर्च हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में बहुत सारे विवाद आपको एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंदर कोविड कॉल में किसी प्रकार के अगर कोई विवाद रहे हैं तो जो प्रभावित हो, अब ये विवाद क्यों है? प्रोडक्शन संबंधित विवाद हैं, लोन को बराबर टाइम पर नहीं चुकाने के विवाद हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के वायदे पूरे नहीं करने के। तो इनको क्या है? विवाद से विश्वास नंबर 1, यानी कि संवाद के माध्यम से लचीला निष्पादन करना, संविदा के माध्यम से। विवाद से विश्वास सेकंड, यानी सुगम और मानकीकृत समाधान स्कीम है। इसके अंदर सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों का तेजी से निपटान करना है ना। ई कोर्ट, किसी प्रकार के कोई विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निवारण के लिए ई कोर्ट शुरू करेंगे, है ना। एंटिटी डिजी लॉकर की स्थापना, जहां पर विभिन्न प्रकार के हम क्या करेंगे, जो हमारे दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। व्यवसायिक उद्यमों के लिए और धर्मार्थ न्यासों के लिए अभी तक इंडिविजुअल डिजी लॉकर है, जहां पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही क्या होगा, डिजी लॉकर व्यवसायिक उद्यम और धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए भी यहां पर होगा। ठीक। 5G सेवा, नेक्स्ट जो है 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशंस का विकास, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने हाल ही में 5G का टेस्टिंग का दौर चल रहा है और निकट भविष्य में आगामी कुछ समय में संपूर्ण भारत के अंदर 5G लॉन्च करेंगे। तो 5G कॉम्पेटिबल हमें क्या चाहिए? एप्लीकेशंस चाहिए। तो इसके विकास के लिए 100 से अधिक प्रयोगशालाओं की क्या की जा रही है? स्थापना की जाएगी, है ना। इससे क्या होगा? जैसे ही स्थापना होगी उससे ये होगा कि 100 से अधिक प्रयोगशालाएं बनेंगी, तो जो डेवलपर्स हैं उनको क्या होगा? रोजगार मिलेगा, है ना। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के लिए भी विशेष रूप से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात निर्भरता हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक। अब जो बात थी कि हमें विकास तो करना है, लेकिन ये विकास कैसा विकास होना चाहिए? हरित विकास होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का हम पर्यावरण की हानि ना पहुंचाएं और हमारे विकास की दर कैसी हो? अच्छी हो। इसके लिए क्या है? पीएम प्रणाम की शुरुआत। पीएम प्रणाम एक प्रकार की हमारी क्या है? योजना है, पीएम प्रणाम योजना। अब पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से हम क्या करेंगे? ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें पृथ्वी को किसी प्रकार का घाटा ना हो या किसी प्रकार की हानि ना हो, है ना। हमारी जो पृथ्वी है, इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे प्रकार जो उर्वरक है, उद्योगों से निकलने वाले रसायन है। तो यहाँ पर पीएम प्रणाम की हम क्या काम करेंगे? शुरुआत करेंगे। संघराज क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के, गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, नाडेप खाद हो गई, तो इन सब का क्या काम करेंगे? हरित खाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हरित ऋण कार्यक्रम, यानी कि हरित ऋण कार्यक्रम को भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में संवहनीय पारितंत्र विकास। संवहनीय पारितंत्र विकास यानी कि मैग्रोव, जो आपके तटीय क्षेत्रों में मैग्रोव है, इसके लिए मिष्टी एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन बन सकता है मिष्टी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो मैग्रोव पौधारोपण से संबंधित है ना। आर्द्र भूमि के लिए इष्टतम उपयोग के लिए हम क्या है? अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू करेंगे। आर्द्र भूमि यानी जो दलदली भूमि होती है, इनके अधिक उपयोग के लिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं, मैग्रोव और आर्द्र भूमियां। ठीक है। इसके बाद में 500 नए अवशिष्ट से धन, यानी कि अवशिष्ट से धन संयंत्र हम क्या काम करेंगे? 500 नए बनाएंगे, यानी कि आपका जो कचरा निकलता है, कृषि क्षेत्र का कचरा हो या फिर दूसरे प्रकार के क्षेत्र हो, इनसे हमें क्या होगा? जो कचरे से, अवशिष्ट से हमें धन, जैसे कि गोवर्धन एक स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत क्या काम किए जाएंगे? बाकी के स्थापना हम करेंगे। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की ऐसी सारी योजनाएं जिनसे पर्यावरण संरक्षित हो सके, चाहे वो बैटरी ऊर्जा हो, है ना, ऊर्जा दक्ष परिवहन हो, प्राकृतिक कृषि जो है इसको बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना हो, ये सब करेंगे ताकि पर्यावरण कैसा बना रहे? हरा भरा बना रहे।
चलिए, इसके बाद अमृत पीढ़ी युवा पीढ़ी, यानी कि युवा पीढ़ी के विकास के लिए हम क्या कुछ करने वाले हैं उसको देखते हैं। अमृत पीढ़ी यानी कि जिनका जन्म अभी 2022 और 2047 के मध्य या फिर इससे पहले, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKYC 4.0 की शुरुआत, क्योंकि जितना हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि हमें ये पता है कि हम लगभग 2030 तक क्या हो जाएंगे, जो जनगणना के डाटे आने वाले हैं, डेटा आने वाला है, उसमें ये देखने को मिलेगा कि भारत विश्व का नंबर 1 कंट्री होने वाला है जनसंख्या के मामले में। तो अब इतना बड़ा मेन पावर है, इतना बड़ा मेन पावर तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास क्या हो, स्किल पर्सन हो, स्किल जनसंख्या हमारे पास हो। तो इसके लिए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण, यानी कि जितने जो डिजिटल युग के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके विकास पर हम क्या देंगे, यहां पर ध्यान देने वाले हैं, है ना। उनके विकास पर ध्यान देने के लिए हमने PMKYC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण जो है वो क्या काम कर दिया, शुरू कर दिया। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम क्या काम करेंगे, बढ़ावा देंगे, है ना। जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर हवाई अड्डे बनाएंगे, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, सड़कों को सुधारेंगे। यूनिटी मॉल, या जहां पर अब क्या होगा, राज्यों को प्रोत्साहन, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद के तहत GI टैग, हस्तशिल्प, यानी कि जहां पर उस जिले से संबंधित एक जगह मॉल ऐसा होगा, पर संपूर्ण चीजें क्या हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, है ना। और ना केवल मिल जाएंगी तो विक्रय को भी क्या होगा, यहां से बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ये सारी चीजें होंगी। अब जो है वित्तीय क्षेत्र, अब इसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ये हमने देखा पर्यावरण क्षेत्र के अंदर, अभी देखा हमने युवा पीढ़ी के लिए, अब देखा वित्तीय क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र में क्या कुछ होगा, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना जो है, इसके अंदर क्या होगा, ऋण देने में दक्षता लाना, यानी कि ऋण की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना होगा। वित्तीय समावेशन हो पाएगा, जहां पे वित्तों का निवेश हो पाएगा, और वित्तीय स्थिरता को भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है। जो अभी महिला सम्मान बचत पत्र, बहुत अच्छी स्कीम है ये महिला सम्मान बचत पत्र के माध्यम से ये होगा कि महिलाओं को क्या है, 2 लाख तक की जो राशि है वो जमा करने की सुविधा 2 वर्ष की अवधि के लिए क्या होगी, लगभग 7.5% ब्याज दर पर दी जाएगी। ये तो महिला सम्मान बचत पत्र ये भी है। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, यानी कि इसके अंदर केंद्रीय डाटा संसाधन, अभी बात कर चुके हैं केंद्रीय डाटा संसाधन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ऐसा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा जहां पर हम डेटा को रख सके। प्रशासन, इससे हुआ क्या, हर एक कंपनी संबंधित जो जानकारी है वो हमें एक जगह मिल जाएगी। प्रशासन को नीति बनाने में, नीतियों के निगमन में आसानी होगी, है ना। इसके बाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ की जो बात है, इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए क्या होगा, अधिकतम जो जमा राशि है 15 लाख से लेकर क्या है 30 लाख कर दी गई है, जो कि क्या है, इसमें अधिक उन्हें ब्याज दर प्राप्त होगी, है ना। MSME के लिए देखा जाए, MSME के लिए क्या कुछ है यहां पर, ये है कि MSME के लिए 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए का इन्हें गारंटी के बिना किसी गारंटर के हम क्या काम करेंगे, ऋण प्रस्तुत करेंगे। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए, है ना। इसके बाद में ये सब करने के बाद हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, राजकोषीय प्रबंधन। राजकोष, भारत सरकार किस प्रकार से अपने खजाने का मेंटेन करेगी, है ना, वो क्या है, उसकी प्रमुख बातें ये है कि राज्यों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ताकि वो अपने यहां पर क्या काम कर सके, आधारभूत अवसंरचना का निर्माण कर सके। जो राजकोषीय घाटा है, यानी कि GSSDP, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट, GSDP 3.5, यानी कि 0.5% हमें क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। अब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो आपका है वो 3.5%,
0.5% क्या करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के सुधार के लिए स्पेशल रूप से हम उनको सहायता देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये सब। इसके बाद में राजकोषीय समेकन, यानी राजकोषीय समेकन का मतलब ये है कि यहाँ पर राजकोषीय घाटे को हमें क्या काम करना, जिस तरीके से जो बढ़ रहा है इसको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखना मतलब क्या, कंट्रोल में इस तरीके से रखना है अपने यहाँ राजकोषीय घाटे को 4.5% से हमें क्या काम करना है, नीचे रखना है हमारा राजकोषीय घाटा। कब तक, 2025 और 26 तक। ठीक, चलिए अब बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा, यानी कि किस प्रकार से हमारा प्राथमिक घाटा, पूंजीगत घाटा और राजस्व घाटे की जो दर रही है, यहां पर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए केवल एक चीज ये देखेंगे कि तीनों प्रकार के जो घाटा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हमें सभी की क्या है, हायर ग्रोथ देखने को मिल रही। यहां पर प्राथमिक घाटे की बात करें, पूंजीगत घाटे की बात करें या फिर राजस्व घाटे की बात करें, सभी का उच्च स्तर था। धीरे धीरे ये उच्च स्तर कैसा हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। जहां पे हम पूंजीगत घाटे की बात करें 9.2 से वर्तमान में 5.9 तक हमें जो है वो लाने की हमें क्या दिख रही है, एक प्रकार से एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है हमारे पूंजीगत घाटे के अंदर। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि एक तरीके से हमारे घाटा कम हो रहा है, यानी घाटा कम हो रहा है, हमारे यहाँ उत्पादन और चीजें बाकी की सही चल रही हैं। जीएसटी का मासिक राजस्व लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रखा। मासिक राजस्व जीएसटी के माध्यम से हमने क्या जो कलेक्ट किया है वो यहां पर दिख रहा है। एक और चीज और देख लेते हैं कि सरकार का जो व्यय है वो व्यय किस प्रकार से बढ़ रहा है। सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय यानी कि सरकार जिनको पूंजी के माध्यम से पे करती है, पूंजीगत जैसे कि सड़क का निर्माण हो गया, किसी ब्रिज का निर्माण हो गया, तो पूंजीगत ये ऋण जो है वो व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भी हमारे पास में क्या है, एक प्रकार से यानी कि सरकार क्या काम कर रही है, हमारे विकास के तरफ, हमारे अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत अवसंरचना है उसमें विकास में लगा रही है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम देखे जाएं तो मार्च 2020, यानी कि वही बात है कि अर्थव्यवस्था में कोरोना की वजह से जिस प्रकार से हमारा प्रभाव हमें देखने को मिला, इस प्रभाव में 8.2% हमारा क्या था, एनपीए रेट था मार्च 2020 के अंदर। सितंबर 2022 के अंदर एनपीए रेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेट है वो घट करके 5.0 हो गया, यानी कि अब जो है वो ऋण लेने और ऋण देने की हमारे पास क्या हो गई, वापस से इफिशियंसी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर ऋण जो डिसबर्सल होगा, ऋण देने की क्षमता होगी वो अधिक हो पाएगी और बैंकों के पास में दूसरे कार्यों के लिए वापस से पूंजी लौट करके आएगी, तो आखिरकार अर्थव्यवस्था में निवेश होगा, है ना। चलिए और कुछ खास बातें देखते हैं इस बजट की क्या है। कर प्रस्ताव, कर प्रस्ताव यानी कि कर में किस प्रकार से सुधार किए जाएं कि आखिरकार क्या हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था में आसानी से सरकार तक जो है वो जनता का पैसा जा पाए और वापस से जनता का जनता के लिए ही क्या हो सके, खर्च हो सके। इसमें निर्यात, घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पे 4 क्षेत्र जो दिए गए हैं, उस्तर निर्यात, घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन किस प्रकार से हो सके, हमारे यहाँ जो निर्मित होने वाली चीजें हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट में किस प्रकार से वैल्यू बढ़ सके, हरित ऊर्जा और गतिशीलता यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए किस प्रकार से हम हमारे विकास को प्राप्त कर सकेंगे, इस बारे में बात की गई है। सीमा शुल्क में जो परिवर्तन होगा उसका लाभ क्या होगा। सीमा शुल्क में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, लिथियम आयन बैटरी जो है इस पर हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं के आयात, आयात पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी कि आयात करने पर हमें सहायता दी जाएगी, तो पर्यावरण हितैषी परिवहन बढ़ेगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी से हम क्या काम कर पाएंगे, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण हो पाए। मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात, मोबाइल कैमरा लेंसों के हम आयात करेंगे तो हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड होने वाली प्रोडक्ट है उनमें क्या होगा, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है इसका उपयोग हम रसायनों में करेंगे। अब देखिए जो डिनेचर्ड एथाइल अल्कोहल है, इसका मतलब ये है जो नॉर्मल एथाइल अल्कोहल है जहरीली प्रवृत्ति का होता है, घातक होता है। डिनेचर्ड एथाइल अल्कोहल से रसायन उद्योगों में क्या है, इनसे निकलने वाले जो हानिकारक प्रदूषित पदार्थ है उनकी मात्रा में कमी आएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। श्रिम्प, श्रिम्प आहार यानी कि झींगा,
श्रिम्प यानी क्या, झींगा। झींगा आहार के उत्पादन, झींगा वृद्धि करेंगे, झींगा के उत्पादन वृद्धि होगी तो समुद्री निर्यात जो प्रोडक्ट्स हैं, समुद्र के माध्यम से प्रोडक्ट जो निकलते हैं उनका हम अधिक निर्यात कर पाएंगे, तो ये भी हमारे क्या है, निर्यात में वृद्धि करेगा, है ना। प्रयोगशाला में निर्मित जो हीरे की बात कही गई है, इन सब चीजों से क्या होगा, निर्यात में हमारा संवर्धन देखने को मिलेगा। कॉपर स्क्रैप यानी कि कॉपर जो पुरानी चीजें हो जाती है, इनमें बेसिकली इलेक्ट्रिक्स जो चीजें हैं इनके अंदर कॉपर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक चीजों के अंदर कॉपर का यूज होने की वजह से जो स्क्रैप है यानी कि जो कबाड़ है उसको हम क्या काम करेंगे, वापस से हमारे उद्योगों में यूज कर लेंगे। तो वापस से उद्योगों में सीमा शुल्क जो है वो जारी रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, जो छोटे उद्योग है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम क्षेत्र के, इनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। मिश्रित रबर और प्राकृतिक रबर के जो उत्पादन और इनके रेट को जो है वो बराबर लाने की कवायद शुरू करना है। इससे क्या होगा, जो शुल्क अपवंचन है यानी कि शुल्क चोरी, अपवंचन यानी चोरी को रोकने के लिए हम क्या काम करेंगे, मिश्रित रबर और प्राकृतिक रबर के उत्पादन और मूल्य को समान करने की हम एक प्रक्रिया जो है उसको शुरू करने वाले, है ना। चलो, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अब डायरेक्ट कर कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ा इस समय जो डायरेक्ट कर है वो आगे देखेंगे। इनकम टैक्स सभी को पता होता है, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आपकी जेब पर सीधा असर डालता है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली करदाताओं को 45% पोर्टल, करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित करना, ठीक है। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई। ये कुछ उपलब्धियां यहां पर दिखाई गई। 6.5 करोड़ से अधिक विवरणी को संसाधित किया गया है, मतलब कि आपसे लिया गया पैसा कितना अधिक और वापस आयकर रिटर्न के बारे में यहां पर बात की जा रही है ना। निजी आयकर को और सरल बनाना है। अब निजी आयकर को और सरल क्यों बनाया गया है, यहां पर ये चीज देख लीजिए। क्या है, नई व्यवस्था में जो आयकर छूट है, नई व्यवस्था के अंदर जो आयकर छूट दी गई है, ये आयकर छूट जो है वो ये है कि आय की जो सीमा पहले कितनी थी, 5 लाख थी आयकर छूट की, अब वर्तमान के अंदर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7 लाख। यानी कि 7 लाख रुपए तक क्या होगा, आपको आयकर में कुछ विशेष छूट प्राप्त होगी, है ना। विशेष छूट जो है वो प्राप्त होगी। और नई अर्थव्यवस्था के अंदर जो है छूट की सीमा 3 लाख की गई, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको क्या है, नील, किसी भी प्रकार का कोई भी आयकर नहीं देना है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए तक आपको आयकर में क्या प्रदान किया गया है, विशेष छूट प्रदान की गई है, ठीक है। और यहां पर जो लगने वाली कुछ आय जो है 6 से 9 के मध्य कुछ रेट्स दिए हुए हैं आयकर के, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आयकर का टैक्स देना है, आयकर देना है, ठीक। चलिए, उद्योगों के लिए यहां पर बात की गई। उद्योगों के लिए भी कुछ विशेष डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि जो आपका मिनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए क्या होगा, कराधान में लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी उनके लेन देन है उन लेन देनों में 95% क्या करना होगा, डिजिटल लेन देन करना होगा। तब उन्हें क्या प्राप्त होगा, जो इनकम टैक्स है उस टैक्स में विशेष छूट का प्रावधान या विशेष छूट की सुविधा उन्हें प्राप्त हो पाएगी, है ना। इसके बाद विशेष रूप से नीचे क्या कहा गया है, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले सहकारी समितियों को, सहकारी समितियों संबंधित प्रावधान यहां पर है। सहकारी समितियों क्या कहा गया, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली सहकारी समितियों को 15% कारपोरेट कर का लाभ देना है ना। सहकारी समितियों के लिए पीएसपी, पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नगद में जो जमा एवं ऋण के लिए प्रति व्यक्ति जो उच्चतर सीमा है वो कितनी कर दी गई है, 2 लाख की उच्चतर सीमा कर दी गई है। और नगद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा यहां पर निर्धारित की गई है। किसके लिए, ये सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स के लिए जो है वो आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार है, यानी कि 1 वर्ष तक अगर आप अपनी स्टार्टअप्स का विस्तार करते हैं
तो क्या होगा, किसी प्रकार का आपको एक्स्ट्रा आयकर नहीं देना है ना, तो स्टार्टअप्स के लिए क्या हो जाएगा, आयकर लाभ मिल जाएगा। इसके बाद शेयर धारिता के निगमन के लिए 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने हानि को अग्रणित करने का लाभ, यानी कि जो स्टार्टअप्स के अंदर जो शेयर्स हैं इनका यदि अगर आप इधर से उधर लेन देन करते हैं उस पर भी किसी प्रकार का आपको जो है वो टैक्स नहीं देने की आवश्यकता है। ठीक, युक्तिकरण, युक्तिकरण क्या है, ये बेसिकली वो चीज है जहां पर क्या है आयों में छूट की बात है, कि आयकर में छूट की बात, क्या केंद्र और राज्य के संविधि द्वारा स्थापित प्राधिकरण जितने बोर्ड है जितने आयोग है उनकी आयों को कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, आयकर से छूट मिल जाएगी। इसकी डिटेल लिस्ट हमें प्राप्त होगी। इसके बाद में 31 मार्च 2025 तक IFASC, इसके अंदर GIFT सिटी, यानी कि कौन सी सिटी है, ये वो सिटी है जो कि अभी वर्तमान में नीचे से स्तर से ऊपर स्तर की ओर आ रही हैं। इनके क्या काम करेंगे, पुनः अंतरित करने के लिए किसी प्रकार के लाभों की अवधि का हम विस्तार करेंगे, उस समय उनसे किसी प्रकार के आयकर नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ये तो कुछ विशेष बातें हो गई। साथ में जो बजट की विशेष बातें हैं इसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार के पास में रुपया कहां से आता है और कहां को जाता है। एक चक्र आपके सामने प्रदर्शित है। इस चक्र में क्या है, रुपया कहां से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, आयकर, आयकर के अंदर जो रुपए की इनकम है वो 15% आपको देखने को मिल रही है। यहां से एक क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको जो आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या है ये, आयकर, जितनी भी आय होती है उनमें से 15% कहां से आएगा, आयकर से आने वाले। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क से कितना, 7%, निगम कर से 15%, और GST के और साथ में अन्य जो कर हैं इनसे कितना आपका, लगभग 17%। ऋण और अन्य देयता, यानी कि भारत सरकार के द्वारा स्टेट्स को साथ ही साथ दूसरे संस्थानों को दिया गया जो ऋण है उससे प्राप्त जो होने वाली है उनसे 34% उसे प्राप्ति होती है। और कर रहित प्राप्तियां, यानी कि जिन्हें कर रहित, कर के अलावा जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियां 6% है। और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति, यानी बिना ऋण के हमें डायरेक्ट पूंजी जो प्राप्त होती है 2% आय है। और सीमा शुल्क से होने वाली हमारी जो इनकम है वो 4% है। क्वेश्चन कहां क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये बनने वाला है कि सबसे अधिक जो इनकम है, पहले हमारे पास में भारत सरकार की इनकम का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो स्रोत क्या होने वाला था, निगम कर, शुद्ध रूप से निगम कर होता था। लेकिन अभी हमारे पास में दो ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो कि लगभग बराबर है, निगम कर और आयकर 15-15% के साथ में टॉप पर है इस समय भारत सरकार की इनकम के। क्योंकि जीएसटी के साथ में और भी दूसरे कर हैं वो जुड़े हुए हैं 17%, तो ये टॉप इनकम सोर्सेज नहीं आएंगे। इसके बाद में ऋण और अन्य देयता, यानी कि ये भी बहुत सारा मिक्सचर है तो ये भी नहीं आएगा। यदि अगर आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर आयकर और निगम कर दो ऐसे स्रोत हैं जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी इनकम के स्रोत। ठीक, अब आंसर में नीचे होगा ए और बी दोनों, है ना, वही चूज करना है। अब रुपया आया तो रुपया जा कहां रहा है, कितनी इनकम हुई और कितना व्यय हो रहा है, व्यय के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन प्रमुख मुद्दों में से चलिए यहां से शुरू करते हैं। पेंशन, पेंशन का जो पार्ट है वो पेंशन का पार्ट आपको देखने को मिल रहा 4%, 4% जो पेंशन रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको दिया जाता। ब्याज का भुगतान, अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार दूसरों को ऋण देती है तो दूसरों से ऋण लेती भी है। यहां पर हमें जो था आय लगभग 34% प्राप्त हो रही थी ऋण और दूसरे प्रकार की देयताओं से, है ना। यहां पर जो ब्याज का भुगतान, यानी कि हमारी सरकार ने इंटरनेशनल संस्थानों से, विश्व बैंक से, IMF से, दूसरे के संस्थानों से या फिर निजी संस्थानों से जो भी ऋण लिया है इसका इनकम का लगभग 20% कहां जाता है, वो ब्याज भुगतान पर जाता है। केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए, उनमें 9%। जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी है, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडी हो चाहे इनडायरेक्ट सब्सिडी हो, वो जाता है हमारा किस पर, सब्सिडी में 7%। रक्षा के क्षेत्र में 8% और केंद्र क्षेत्र की जो योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17%।
है ना। देखिए केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना दोनों पर अलग अलग है। केंद्र प्रायोजित यानी केंद्र के द्वारा, और केंद्रीय क्षेत्र यानी जो क्षेत्र आपके केंद्र के हैं उन क्षेत्रों की योजना 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण यानी कि वित्त आयोग के माध्यम से, और जो अन्य अंतरण है यानी कि वित्त आयोग जो खर्च करता है जिस क्षेत्र में वो क्षेत्र, और साथ ही साथ वह दूसरे क्षेत्रों के माध्यम से, दूसरे संस्थानों के माध्यम से खर्च करता है, वो सारे के सारे 9% में आते हैं। और कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, यानी कि बहुत सारे कर ऐसे होते हैं जो कि केंद्र लगाता है, राज्य उन्हें कलेक्ट करते हैं, या फिर राज्य लगाते हैं, केंद्र उन्हें कलेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कर हैं। इनमें से जो कर का कलेक्शन डायरेक्ट सेंट्रल के पास में जाता है, वहां से राज्यों को वापस हस्तांतरित करते हैं, ऐसे जो व्यय है उनकी संख्या है 18%। क्लियर कि यहां से जो आय हुई उसका कहां कहां हमने व्यय किया। तो सबसे ज्यादा जो व्यय है वो हमारा अभी अधिगत देखने को मिले तो सबसे ज्यादा व्यय किस में जा रहा है? ब्याज भुगतान में। जिन लोगों ने लोन लिया होगा उन्हें पता होगा कि ब्याज का भुगतान कितना हैवी भुगतान होता है ना। तो सबसे अधिक जो भुगतान है वो किस पर हो रहा है? हमारा ब्याज के भुगतान पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में प्रमुख मंत्रालयों को कितना कुछ दिया गया है। सबसे ज्यादा जो अभी तक दिया गया है अभी वर्तमान के अंदर इस बजट में 5.94 लाख करोड़ रुपए किसे दिया गया है? रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्यों का दबदबा हमारे ऊपर बना हुआ है, लगातार खबरें आती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर से, हमारे यहाँ कुछ घुसपैठिए आए, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ अटैक किए, इधर से चीन हमारे हमेशा अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो गई, चाहे हमारे भूटान वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पर, चाहे हमारे दूसरी सीमाएं हो गई, इन पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर, यानी कि हमारी जो रक्षा है वो वर्तमान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे ही क्या दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 6 पॉइंट कुछ की ग्रोथ यानी लगभग 6% की ग्रोथ प्रदर्शित कर रहा है, जो कि क्या है? विश्व में बहुत अधिक है ना। जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, सऊदी अरब के बाद में सेकंड हमारा नंबर आ रहा है कि सबसे अधिक हमने अभी लास्ट 2022 में 6% की ग्रोथ को अचीव किया है, और लगातार 2023-24 में हम 6% की ग्रोथ को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो 2023 और 24 में 6% की ग्रोथ करने वाला आंकड़ा प्रदर्शित कर रहा हो आईएमएफ के अनुसार, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया 5.94 का क्वेश्चन एक यही बनेगा कि 2023-24 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया है, तो वो है रक्षा मंत्रालय। सेकंड है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, क्योंकि हमने बात की थी कि अवसंरचना का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उत्पादित होने वाले जो उत्पादन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जा पाएंगे। इसके लिए हमें सड़क और राजमार्गों का निर्माण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2.70 लाख करोड़ रुपए का अनुदान किसको दिया गया है? सड़क परिवहन को दिया गया है। इसके बाद बात करें रेल मंत्रालय की, तो रेल मंत्रालय यानी कि रेल का भी हमें विकास करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख साधन हमारा रेल मार्ग है। यहां पर दिया गया है 2.41 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद में उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को क्या दिया गया? क्योंकि व्यक्ति को जब तक खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होगी काम कैसे करेगा, है ना। तो उपभोक्ता मामले में खाद्यान्न में सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो काम किया जाएगा उसे 2.06 लाख करोड़ रुपए का गृह मंत्रालय, गृह के अंदर वैसे हमारे यहाँ पे शांति तो चलती है, लेकिन यदि अगर अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करें तो भारत जो है उस दिशा में अग्रसर है। अंतरराष्ट्रीय अभी यूक्रेन और रूस विवाद जो हुआ उसमें भारत ने जो तटस्थता दिखाई वो इसी प्रकार से जैसा अंतरराष्ट्रीय शांति का पक्षधर है वैसे ही गृह शांति का भी पक्षधर है। तो गृह मंत्रालय को दिया गया जो अनुदान है, जो दिया गया बजट है वो है 1.96 लाख करोड़ रुपए का। रसायन, यदि हमने बात की कि कृषि क्षेत्र के अंदर, कृषि के अंदर हमें क्या रसायनों का यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है? हरित उनके ऑब्जेक्टिव यानी कि दूसरे प्रकार के रसायन या फिर खाद्य का प्रयोग करना है। तो इसके लिए रसायन उर्वरक मंत्रालय यानी कि उर्वरक बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? हमें हरित बनाना है। नई टेक्नोलॉजी ऐसी लेकर के आना है जो रसायन बनेंगे, जो उर्वरक बनेंगे उनके द्वारा जल वायु किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण ना हो। तो 1.78 लाख करोड़ रुपए का इन्हें
अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद में बात की जाए ग्रामीण विकास, गांवों का विकास हमेशा से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि भारत जो है वो गांव में बसता है, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए का हमने क्या दिया, यहां पर बजट में स्थान दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़, और संचार, क्योंकि इन सब चीजों का अभी जिस प्रकार से डिजिटलीकरण होना है, हर एक फैक्ट्स का, हर एक जानकारी का हम यहां से वहां तीव्र गति से ले जा पाए, संचार कर पाए, इसके लिए संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए का हमने क्या दिया है, इन्हें योगदान देने की बात कही है। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ में। अब यहां पर कुछ और मुख्य, अभी तक हमने मंत्रालय देखे, यहां से क्वेश्चन बना, मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय सबसे अधिक। इसके बाद में बात करें मुख्य योजनाएं, कुछ मुख्य योजनाएं हैं। इन मुख्य योजनाओं में पहली जो है वो फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास के लिए जो योजना बनाई जाएगी, इस योजना को जो अभी 2022-23 के अंदर तो हमारा जो करोड़ रुपए का आवंटन था ये दिया गया है, और वर्तमान में अभी कितना देने की बात की गई है, 100 से बढ़ा करके, क्योंकि हमें पता चल गया ना 2019 और 21 के अंदर कि कोरोना जब आया तो स्वास्थ्य की क्या हालत थी, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की क्या हालत थी, है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें फार्मास्यूटिकल उद्योगों का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर भविष्य में वापस से इसी प्रकार की कोई हमारे ऊपर डिजास्टर आता है तो हम किस प्रकार से उसका सामना करेंगे, इसलिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपए से बढ़ा करके हमने जो 2023-24 के बजट में क्या काम कर दिया, 1250 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया। इसके बाद में जल जीवन मिशन, जल ही जीवन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जल की पहुंच कराना क्या है, सुनिश्चित करना है। इसीलिए 2022-23 के बजट में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिया गया है, नल जल योजना के लिए यहां पर दिया गया है ना। चलो बात करते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 5,943 करोड़ रुपए, 5,943 करोड़ रुपए यहां पर बजट दिया गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, वापस से आवास हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, तो 48,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 79,590 करोड़ रुपए का यहां पर क्या किया गया है, बजट अनुदान दिया जाएगा। किसके लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इन डेटा को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रमुख योजनाएं हैं जहां पर सबसे अधिक जो हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो फार्मास्यूटिकल उद्योग के अंदर अभी तक देखने को मिला हमें, है ना। चलिए आगे और देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो, क्योंकि भविष्य हमें जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल का सीमित भंडार हमारे पास उपस्थित है, इस सीमित भंडार के बाद में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का त्वरित अंगीकरण, यानी कि अभी हम अपनाने के लिए और विनिर्माण के लिए हमें क्या किया है, 5,172 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके बाद में पूर्वोत्तर, हमारे पास जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर अवसंरचना की बहुत ज्यादा निम्न स्थिति है। तो इन स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि रेलवे का यहाँ पर विकास नहीं है, सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं है ना, और जो सड़कें हैं वो वहां पर लैंडस्लाइड और दूसरी चीजों की वजह से अस्त व्यस्त है। तो इसके विकास के लिए क्या है, 2,491 करोड़ रुपए हमने अलॉट किए हैं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। ठीक, यहां पर कुछ विशेष प्रकार के आंकड़े हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में बात करें कि जिस सरकार की जो इनकम होती है वो क्या होती है, एक तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पे प्राप्तियां देखने को मिलती। ग्राफ, हमारे पास ग्राफ देख लीजिए, बस ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राफ के अंदर हमें ग्राफ हल्का धीरे धीरे जो है वो बढ़ता हुआ अनुमानित प्रतीत हो रहा है, उतनी तेजी से तो नहीं राजस्व प्राप्तियां, लेकिन फिर भी क्या है, ग्रोथ ठीक ठाक है। 21 से 22, 23 और 26, यानी कि हमारे पास में एंड ऑफ 2024 तक हमें क्या लगभग 26.3% जो है टोटल बजट की राजस्व प्राप्तियां वो इतनी देखने को मिलेंगी। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियों का ग्राफ तो हमारे पास अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2023-24 के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान 22 और 23 के अंदर 16, 17 और 18 यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी पूंजीगत प्राप्तियों में, है ना। अब राजस्व व्यय में जिस प्रकार से हमारे पास पूंजीगत प्राप्तियों में
प्राप्तियां देखने को मिल रही हैं, ग्रोथ, उसी प्रकार से व्यय भी बढ़ रहा है, क्योंकि यदि व्यय की बात करें तो व्यय भी हमें ग्राफ कैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पूंजीगत व्यय में कभी उतार कभी चढ़ाव, यानी अल्टीमेटली पूंजीगत व्यय में भी यदि अगर आय बढ़ेगी तो व्यय भी क्या हो रहा है, हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। राजस्व प्राप्तियों में तो राजस्व व्यय में भी हमें क्या है, जिस प्रकार से राजस्व प्राप्तियां होंगी उसी प्रकार से राजस्व व्यय भी बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां तो पूंजीगत, क्योंकि पूंजी होगी तो गवर्नमेंट खर्च कर पाएगी, है ना, तो अनुमानित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख प्रमुख बातें थी हमारे बजट की वो हमने लगभग देख ली हैं सारी। इनसे इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो आपको याद रखना है ना। इस बजट की ये पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, यहां से आप सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्रमुख बातें समझ में आई होंगी कि भारत का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट में क्या कुछ नया है, कौन से सेक्टर के विकास के लिए अधिक जोर दिया गया है, कौन से सेक्टर को हमें अधिक ग्रोथ करना है ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो लगभग 2050 तक हम क्या काम कर सके, विश्व में नंबर 1 ला सके। इसके लिए कुछ कुछ हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे एनालिसिस अभी आपके सामने आना और बाकी है।